हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। स्टैटिक बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। और इस साल या फिर हमेशा स्टैटिक बैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। इस बार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सब में स्टैटिक बैंकिंग से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस चैनल पे ऑलरेडी 7 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है स्टैटिक बैंकिंग, उसे आप देखना चाहो तो ज़रूर देखो प्लेलिस्ट में जाकर। और फिर से फ्रेश जो क्वेश्चंस पहले नहीं कराए गए थे, उसके अलावा ये अब वीडियो सीरीज शुरू होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2 वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड किए गए, उन्हें आप ज़रूर देखें। साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए जो 5 वीडियो हैं उस प्लेलिस्ट में, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो अगस्त सितंबर के भी कवर किए गए हैं। उन सारे वीडियोस में क्लर्क मेंस वाले वीडियो में 5 वीडियो की सीरीज़ है। और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 2 वीडियो आ चुके हैं करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के लिए। तो एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देखें। तो इसमें बात करेंगे स्टैटिक बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर डैश कंपनीज एक्ट 2013। तो एनपीसीआई रजिस्टर्ड अंडर विच कंपनी एक्ट 2013? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 8। एनपीसीआई जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिटेल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट को ऑपरेट करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत। और इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन अपना बिजनेस और फंक्शनिंग शुरुआत हुई थी एनपीसीआई की 2009 से। तो 2009 से स्टार्ट हुआ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये रजिस्टर्ड हुआ है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, इन विच ईयर नाबार्ड started its initiative of RIDF to support infrastructure projects, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। RIDF जो है इनिशिएटिव नाबार्ड ने किस वर्ष शुरुआत किया था नाबार्ड ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईयर 1995, 95-96 जो फिनेंशियल ईयर था उस बार 1995 में। तो RIDF की शुरुआत हुई थी 1995 में फॉर फिनेंशिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इसका जो इनिशियल कॉर्पस था वो था 2000 करोड़। 2000 करोड़ इसका इनिशियल कॉर्पस था RIDF का। और अलग अलग सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, रूरल कनेक्टिविटी हो गया, एनजीओज हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, पंचायती राज सिस्टम्स हो गया, इन सभी को सपोर्ट करने के लिए RIDF होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्योंकि करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस में आपने बहुत बार ये टर्म और इससे रिलेटेड न्यूज़ सुना और पढ़ा होगा। इसको शुरुआत किया था नाबार्ड ने सरकार के साथ मिलकर 1995-96 में। नेक्स्ट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN इज अ डैश डिजिट नंबर। तो GSTIN ये कितनी संख्या है होती है इसमें GSTIN नंबर में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 डिजिट नंबर होता है GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो पहला 2 डिजिट होता है वो होता है स्टेट कोड होता है। 10 डिजिट जो होता है उसके बाद पैन होता है अगर जो यूज़र है या फिर जो कोई बिजनेस एंटाइटी है। 13वां डिजिट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस किसने कराए हैं बिजनेसेस के लिए किसी फर्म द्वारा, वो होता है। 14वां जो डिजिट होता है वो Z अल्फ़ाबेट होता है डिफ़ॉल्ट। और जो 15वां होता है वो होता है एक तरह का चेक कोड। तो कुल 15 डिजिट का ये होता है GST नंबर, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का ये नंबर होता है जो कि पर्सन है या फिर बिजनेस एंटिटी उसे अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट है, अ सब स्टैंडर्ड असेट्स इज दैट असेट्स विच हैज रिमेन्ड NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 मंथ। NPA क्या, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स, लॉस असेट्स, ये तीनों होते हैं। तो 12 महीने या उससे कम का जो होता है वो होता है सब स्टैंडर्ड असेट्स, और 12 महीने से ऊपर वो होता है डाउटफुल असेट्स। नेक्स्ट है,
With reference to urban cooperative bank in India, consider the following statement which are true or correct. तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट. दे कैन इशू shares and preference shares, equity shares, preference shares. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली. सिर्फ दूसरा सही है और तीसरा सही है. पहला क्यों नहीं सही है? पहला गलत है. ये जो होता है सुपरवाइज्ड होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के द्वारा अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, और इसका जो सुपरविजन होता है ये होता है बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द कंसर्न स्टेट. हर स्टेट का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसके रजिस्ट्रार द्वारा इसका सुपरविजन होता है, और ये सब कुछ अंडर होता है आरबीआई के सुपरविजन के अंडर. तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, लोकल बोर्ड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है. बाकी दोनों सही है. दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. दे वर ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966. तो ऑप्शन बी 2 and 3 आर ओनली करेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी डिपॉजिट्स. ठीक है, डिपॉजिट्स आर द लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक. ठीक है. With reference to the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB, consider the following statement. AIIB has more than 80 member nations. India is the largest stakeholder in AIIB. AIIB does not have any member from the outside Asia. कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओनली वन. सिर्फ ये है सही ऑप्शन, क्योंकि AIIB जो है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसमें 109 मेंबर कंट्रीज हैं और एशिया से बाहर के नेशंस भी इसके मेंबर नेशंस हैं. इंडिया लार्जेस्ट स्टेक होल्डर नहीं है, जबकि चाइना है 27% के साथ, 27% के साथ. ठीक है, सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है. और ठीक है, ये भी हो गया, 80 से ज़्यादा है. और विच डज नॉट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया, ऐसा गलत है. इसलिए ऑप्शन डी इसका होगा, ओनली वन. फर्स्ट ऑप्शन ही सही है. 80 से ज़्यादा सदस्य देश हैं इसमें. इसकी स्थापना हुई थी 2016 में. हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में. बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है. और इसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन. जिन लिक्विन इसके प्रेसिडेंट है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के. नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय. पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को कौन सेलेक्ट करते हैं? सिलेक्टेड बाय, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, BBB, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है सरकार का. इसके चेयरमैन कौन है अभी? भानु प्रताप शर्मा. भानु प्रताप शर्मा इसके चेयरमैन हैं, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. और ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया करते हैं, ये बॉडी सेलेक्ट करती है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. नेक्स्ट है, विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज बाय RBI ऑन बैंक्स लिस्टेड अंडर शेड्यूल्ड कमर्शियल. तो किस रेगुलेशन एक्ट के तहत पेनाल्टी लगाती है RBI? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत RBI बैंकों पर पेनल्टी इंपोज करती है. अगला सवाल है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ RD, रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट. RD का टेन्योर क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रॉम 6 months to 10 years. 6 मंथ से 10 साल का होता है. मिनिमम डिपॉजिट्स 100 होते हैं और 500 भी शायद प्राइवेट्स बैंक के, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है. मिनिमम डिपॉजिट्स होता है 100, रिकरिंग डिपॉजिट्स का 6 मंथ जो टेन्योर होता है 6 मंथ से 10 साल तक. What is the type of account in which broker lends cash to an investor for purchasing stocks or financial product? स्टॉक्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए कैसा टाइप्स का अकाउंट ब्रोकर लेंड कर जो कैश देता है उसको कौन सा अकाउंट कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन ए, मार्जिन अकाउंट. मार्जिन अकाउंट कहा जाता है इसको.
सेकेंड है व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर स्मॉल फिनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो क्या होता है। इसका सही होगा ऑप्शन बी 15%। 15% होता है CAR या फिर CRAR स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक का, जो कि है 15%। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है वो कितना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 500 करोड़। 500 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक के लिए 500 करोड़। नेक्स्ट है व्हाट इज PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर RRBs रीजनल रूरल बैंक। RRBs के लिए PSL का टारगेट क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 75%, 75%। कमर्शियल बैंक का होता है 40%। ठीक है, तो एडजस्ट PSL क्या होता है, जो सपोर्ट करने के लिए अलग अलग सेक्टर को जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू बैलेंस शीट एक्सपोजर। और ये चीज़ जो होता है PSL सबसे ज़्यादा देना होता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा, आगे वाले क्वेश्चन में और बताऊंगा क्या क्या ऐसे रिलेटेड है। एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा देना होता है और जो कंपनीज और कॉर्पोरेट्स भी मतलब सपोर्ट करती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स को। तो RRBs का जो होता है ग्रामीण बैंकों का वो होता है 75% और कमर्शियल बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका होता है 40%। नेक्स्ट है RBI हैज टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ फुली ओन्ड सब्सिडियरीज। फुली ओन्ड सब्सिडियरीज है RBI के कितने हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। 5 है। कौन कौन से हैं RBI के। DICGC, इसका क्या है फुल फॉर्म, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है RBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है इफ्टैस क्या है भाई, इफ्टैस है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और लास्ट है RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो DIGC, BRB NPL, RBIT, इफ्टैस और RBIH ये 5 होते हैं फुली ओन्ड सब्सिडियरीज अंडर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी सही है 15 का। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेट चार्ज टू मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेस सर्विसेज ऑन डेबिट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो ये क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट। MDR होता है जो कि फी चार्ज टू अ बिजनेस बाय द कंपनी दैट प्रोसेस इट्स डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में जो फी चार्ज किया जाता है वो होता है 1 से 3% तक। आपने बहुत बार इसको फेस किया होगा कहीं कार्ड से पेमेंट करने पे। MDR होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो वो पे करना होता है बिजनेस के द्वारा। अगला सवाल है इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम टोटल हाउ मेनी PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स हैव बीन क्लासिफाइड। कितने PSL हैं भारतीय बैंकिंग सिस्टम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8। 8 होते हैं टोटल। 8 कौन कौन से होते हैं। एग्रीकल्चर होते हैं, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, एग्रीकल्चर होते हैं, MSME होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट होते हैं, एजुकेशन होते हैं शिक्षा के लिए, हाउसिंग होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं और लास्ट अदर्स। तो 8 सेक्टर्स होते हैं PSL के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के। एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। तो इन 8 सेक्टर्स को बैंक को और कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना होता है अपने प्रॉफिट से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज सॉरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी। कौन सा इनमें से रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सेबी तो है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी NPCI रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सेबी है जो कि सेबी है PFRDA है जो कि पेंशन को रेगुलेट करता है। IRDAI इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। सेबी जो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है। और RBI मनी मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में। तो वो सारे रेगुलेटरी बॉडी हैं। NPCI रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप जो अभी सुनते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2016 में बाय आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं। और इसे हेड कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है, इन बैंकिंग इकोनॉमिक टर्म डीआरटी स्टैंड्स फॉर। डीआरटी क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का फुल फॉर्म ये है डीआरटी का। तो ये था स्टैटिक बैंकिंग आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और मैं आपसे कहूँगा आईबीपीएस पीओ मेंस वाले वीडियोस को आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।